हाय बैंकर्स, अब हम डिस्कस करेंगे एबीएमए का मॉड्यूल सी क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट 17 ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पार्ट 1। उसके बाद में पार्ट 2 भी आएगा और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आपका प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है सर? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। क्या क्रेडिट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोवाइड्स लीवरेज टू एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर है उसको लीवरेज प्रोवाइड करता है। कैसे सर? एग्जांपल, जब आप कोई लोन देते हैं वहां पे 80% लोन रहता है, 15 टू 20% उसका मार्जिन रहता है, यानी कम कैपिटल पे वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है या बना सकता है। एनेबल्स लार्जर प्रोजेक्ट्स देन विदाउट क्रेडिट। विदाउट क्रेडिट क्या है सर? छोटा प्रोजेक्ट बनाएगा। जब आप क्रेडिट प्रोवाइड करोगे तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स बन जाएगा। इससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है सर क्रेडिट का? कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ निगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट से सर एक्सिलरेट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सर्विस। जैसे क्रेडिट मिलेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर बढ़ता जाएगा। इंडिविजुअल्स परचेस क्रिएट असेट विथ फ्यूचर अर्निंग्स। क्या? फ्यूचर अर्निंग से इंडिविजुअल असेट्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में हम क्या करते हैं, तुम्हारा मंथली सैलरी ये रहेगा, उस हिसाब से हम उसे हाउसिंग लोन देते हैं। तो वो असेट क्रिएट कर रहा है फ्यूचर अर्निंग से। कंज्यूमर स्पेंड मोर इंक्रीजेस डिमांड। क्या? जैसे लोन आप दे रहे हो, कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेगा और उसका डिमांड इंक्रीज होगा। प्रोड्यूसर्स इंक्रीज प्रोडक्शन, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा जो प्रोडक्शन उसका। निगेटिव इंपैक्ट भी है, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी रहेगा। टाइम लैग बिटवीन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई क्रिएशन। डिमांड एंड सप्लाई में टाइम लैग रहेगा। जैसे कि आप अभी हाउसिंग लोन दे रहे हो बट डिमांड बढ़ गया, सप्लाई करने के लिए सर उसको टाइम लगा, तुरंत एक दिन में तो आपका घर रेडी नहीं होगा, ये टाइम लैग रहेगा। एक्सेसिव क्रेडिट स्पेशली नॉन प्रोडक्टिव कॉजेस इन्फ्लेशन। एक्सेसिव क्रेडिट से क्या होता है सर? इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में। उसे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। उसके लिए टूल्स कौन सा यूज करता है? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी टूल्स यूज करता है आरबीआई अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। पर्पस क्या है? कंट्रोल क्रेडिट टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ये टूल यूज करके आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और बैलेंस्ड वे में रखता है। क्रेडिट इन इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टार्टिंग में था सर ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है वो डोमिनेट करते थे क्रेडिट सप्लाई के लिए, यानी मेनली सोर्स क्या था? प्राइवेट मनी लेंडर्स था। इसके वजह से रूरल इंडेटनेस बढ़ गया, लैंडलेस पॉपुलेशन हो गया। क्यों सर? क्योंकि जब लिटरेसी ही नहीं थी, उस टाइम पे लिटरेसी नहीं थी तो उनको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये चीजें कुछ पता ही नहीं थी। जैसे डेट बढ़ गया, मनी लेंडर्स उनका लैंड लेता था। ये मेन प्रॉब्लम था ट्रेडिशनल सिस्टम में। हाई इलिटरेसी, फाइनेंशियल इलिटरेसी वर्सन द प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाद में सर बैंकिंग सेक्टर आ गया, जहां पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिलने लगा। यहाँ पे मनी लेंडर पे जो डिपेंडेंस था वो कम हो गया, बट जो क्रेडिट था मिस यूज फॉर पॉलिटिकल एंड्स, यानी बड़े बिजनेस हाउसेस को ही लोन मिलता था। इसके वजह से बाद में बड़ा स्टेप लिया गया 1969 में, बैंक नेशनलाइज हो गया। watershed event in credit history. Before, credit flowed mainly to big business houses. पहले क्या होता था? बड़ा बिजनेस हाउसेस को ही लोन जाता था, जिसका खुद बैंक कर लेता, खुद का बैंक होता था या खुद जो मैनेज करते थे बैंक्स उनको ही क्रेडिट जाता था। जैसे ही नेशनलाइज हो गया, आरबीआई का उसके ऊपर कंट्रोल आ गया बैंक्स के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यहाँ पे आरबीआई डायरेक्टेड मोर क्रेडिट टू निग्लेक्टेड सेक्टर्स, यानी जो सेक्टर्स है उसके लिए आरबीआई टारगेट देने लगा कि आपको इतना परसेंट ऑफ आपका क्रेडिट इन सेक्टर को जाना है। आगे जाके देखेंगे हम एनडीटीएल का आपको इतना परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर के लेंडिंग के लिए देना है। प्रायोरिटी सेक्टर बिकम इंटीग्रल टू द बैंकिंग सिस्टम। सब्सटेंशियल बैंक क्रेडिट नाउ फ्लोज टू दिस सेक्टर। अब निग्लेक्टेड सेक्टर को भी क्रेडिट फ्लो होने लगा। अब हम समरी में समझना चाहे तो स्टार्ट इवॉल्व हुआ मनी लेंडर से। यहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे दिक्कत आने लगी। बाद में बैंक्स इवॉल्व हो गए, बट यहाँ पे कुछ लोगों के पास ही पैसा जाने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक नेशनलाइज हो गई और बाद में इसमें भी कुछ सेक्टर्स निग्लेक्ट होने लगे, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई। उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लाया गया।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट। क्या क्या प्रिंसिपल है? बैंक फॉलो सर्टन अनरिटर्न बट टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल व्हाइल ग्रांटिंग लोन्स। कुछ चीजें अनरिटर्न है बट आपको वो फॉलो करना है, कुछ प्रिंसिपल्स। दिस गाइड लोन पॉलिसी रहता है, लोन अप्रेजल, सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग। फर्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफ फंड्स, फंड्स कितना सेफ है, पर्पस क्या है लोन का, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखा जाता है, लिक्विडिटी है या नहीं, सिक्योरिटी एंड रिस्क स्प्रेड। ये आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, डिपेंडिंग ऑन बोरोवर उसके लिए भी अलग अलग लॉज एप्लीकेबल है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सोल प्रोप्राइटरी फर्म यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके लिए लॉ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इसके लिए एप्लीकेबल लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी एक्ट 2008 है। ज्वाइंट वेंचर्स आएगा। देन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इसके लिए एप्लीकेबल लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। स्टैट्यूटरी कंपनीज क्रिएटेड बाय रिस्पेक्टिव एक्ट, उसका जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट है वो उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ट्रस्ट के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जो भी है उसे एप्लीकेबल रहेगा। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके लिए सर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल रहेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड मल्टी स्टेट के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002, स्टेट एक्ट भी उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्लब्स एसोसिएशंस के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन लॉ उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। लोकल अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सभी टाइप ऑफ बोरोवर्स है और उनके आगे जो जो उनको एप्लीकेबल लॉज है वो आगे उनके लिए लॉज दिया गया है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स, फर्स्ट है फंड बेस्ड क्रेडिट एंड सेकंड है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट। फंड बेस्ड क्रेडिट में क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टू बोरोवर, यानी यहां पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है बोरोवर को। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में क्या है? बैंक्स कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, यानी एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम। बैंक है, उसका कस्टमर है, यानी ये कॉन्ट्रैक्टर, जो कस्टमर है कॉन्ट्रैक्टर है, उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये रोड बनाने का। ठीक है, तो बैंक जो है, इस बैंक ने गारंटी दी है एनएचएआई को कि मेरा जो ये कस्टमर है, ये जो रोड है वो कंप्लीट करेगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी टाइम हो 5 इयर्स में। इन केस ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आपको पेमेंट करूंगा ऑन डिमांड मेड बाय यू। जब एनएचएआई डिमांड करेगा विद इन दैट पीरियड कि आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, ठीक है, कस्टमर क्लाइंट ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, उस टाइम पे जाके ये नॉन फंड बेस्ड से फंड बेस्ड होगा। समझ गए? मे कॉज फ्यूचर मनी ट्रांसफर, जैसे कि अभी तो मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ बट फ्यूचर में वो लाइबिलिटी बन सकता है। एग्जांपल गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव, को एक्सेप्टेंस, ये सभी इसके एग्जांपल है नॉन फंड बेस्ड में। कंपोनेंट्स क्या क्या है सर क्रेडिट मैनेजमेंट के? फर्स्ट है लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, सभी बैंक का खुद का लोन पॉलिसी रहता है। एवरी बैंक हैज बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी, सभी बैंक के पास बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी रहता है। ऑल क्रेडिट सैंक्शंस मस्ट बी विद इन दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत ही आपको सभी लोन सैंक्शंस करना है। और ये पॉलिसी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट कंडीशंस, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, बैंक स्वेट एनालिसिस एंड आरबीआई गाइडलाइंस, ये भी सभी को टारगेट करके ये पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, लोन पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है? एक्सपोजर लिमिट्स, सिंगल बोरोवर के लिए कितना लिमिट होगा, ग्रुप बोरोवर्स के लिए कितना लिमिट होगा। उसके बाद सेक्टोरल एक्सपोजर लिमिट्स, यानी पर्टिकुलर सेक्टर को मैं कितना एक्सपोजर रहेगा, यानी रियल एस्टेट के कितना रहेगा, कैपिटल मार्केट, स्टील, सीमेंट, आईटी, ईटीसी, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मेरा एक्सपोजर लिमिट कितना होगा। हाई रिस्क सेक्टर्स, एक्सपोजर रिड्यूस एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी कुछ रिस्क हाई रिस्क सेक्टर्स रहते हैं, जैसे वो रिस्क बढ़ गया तो इस केस में उस लोन से मैं कैसे रिड्यूस करूंगा या मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में से, ये भी इसमें रहता है। थ्रस्ट एरियाज,
उसमें रहता है। लो प्रायोरिटी एरियाज, यानी मुझे इस सेक्टर को मुझे लोएस्ट प्रायोरिटी देना है, ये भी इसमें रहता है। डिलीगेशन ऑफ पावर्स, सैंक्शंस पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी ब्रांच कितना सैंक्शन करेगा, आपका जोनल ऑफिस कितना करेगा, कि रीजनल ऑफिस कितना करेगा, सर्कल ऑफिस का पावर क्या रहेगा, सभी की अलग अलग सैंक्शनिंग पावर इसमें रहती है। पावर्स ऑफ ओवर ड्रॉइंग एंड एडॉक लिमिट्स के लिए पर्पज इसका मेन क्या है, कंट्रोल रिस्क एंड इंश्योर डिसिप्लिन लेंडिंग। नेक्स्ट अप्रेजल, क्रेडिट अप्रेजल क्या है, जजिंग रिस्क बिफोर लेंडिंग, यानी मैं एक्चुअल पैसा देने से पहले उस लोन में कितना रिस्क है वो मैं जज कर रहा हूं। इसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा व्हाइल अप्रेजिंग द लोन। इज द बोरोवर ट्रस्टवर्दी, इज द पर्पज वायबल, जो भी लोन ले रहा है उसके लिए जो पर्पज है वायबल है या नहीं। हाउ मच क्रेडिट शुड बी गिवन, यानी कभी कभी बोरोवर ज्यादा फाइनेंस मांगता है, मैं उतना दे सकता हूं क्या, या दे दूंगा तो वायबल है या नहीं, और फाइनेंसिंग तो हो रहा है या नहीं, अंडर फाइनेंसिंग हो रहा है या नहीं, ये सभी चीजें यहाँ पे मुझे चेक करना है। रिपेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट, ये सभी चीज चेक करना है। व्हाट कोवेनेंट्स आर नीडेड, नीड ऑफ सिक्योरिटी और गारंटी, मुझे सिक्योरिटी लेना है या पर्सनल गारंटी से मेरा काम चल जाएगा डिपेंडिंग ऑन लोन। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ चार्ज, ये सभी चीजें अप्रेजल में आएगी। बट मेरा अप्रेजल जो है उसका डेप्थ है, उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स में मेरा डेप्थ अप्रेजल पेंडिंग है, इफेक्ट करता है। जैसे कि अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोन, टाइप ऑफ बोरोवर, नेचर ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी अवेलेबल, आरबीआई नॉर्म्स, ये सभी चीजों पे डिपेंड है मेरा डेप्थ ऑफ अप्रेजल, मुझे कितना डेप्थ में अप्रेजल करना है। इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर अप्रेजल, अप्रेजल के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करता है बैंक, बोरोवर का बैकग्राउंड, उसका क्रेडिट हिस्ट्री, जैसे हम सिबिल निकालते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है वो हम चेक करते हैं, नेट वर्थ क्या है उसका, इनकम एंड रिपेमेंट कैपेसिटी, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी, वैल्यू एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, ये सभी चीजें हम यूज करते हैं अप्रेजल के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अप्रेजल का, इंश्योर सेफ्टी एंड रीपेमेंट कैपेसिटी, क्या है मेरा जो फंड है बैंक का वो सेफ होना चाहिए, और जो भी रिपेमेंट है बोरोवर की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए रिपेमेंट करने की। डिलीवरी, कंसर्न विथ डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर मुझे चार्ज क्रिएट करना है, मैं लोन कैसे डिलीवर करूंगा, टर्म लोन या कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, प्रॉपर डिसबर्समेंट प्रोसीजर्स, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट बैंक्स लीगल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट मैनेजमेंट कंपोनेंट क्या है सर, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ये सिंपली एक पोस्ट सैंक्शन कंट्रोल, जैसे हम पोस्ट सैंक्शन विजिट करते हैं उसी टाइप पे पोस्ट सैंक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोन डिसबर्स होने के बाद एंड यूज चेक करते हैं, जो जिस पर्पज के लिए हमने लोन दिया है उस पर्पज के लिए यूज हो रहा है या नहीं, फंड डाइवर्जन हो रहा है या नहीं, ये चेक करना है। सेफ्टी ऑफ फंड्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, यहां पे सपोज इन केस कुछ प्रॉब्लम्स हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, इस केस में बैंक कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि आपका रिस्ट्रक्चर करना, मोरेटोरियम देना, मतलब इस जेन्युइन केस में बोरोवर को ये हेल्प हो जाएगा। रेगुलर फॉलोअप, किसके लिए फॉलोअप करना है सर, ऑपरेशन ठीक से चल रहा है नहीं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ईयरली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट देख लेके उसका चेक करते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है क्या नहीं, और जो बैंक की सिक्योरिटी है उसका कंडीशंस कैसा, इसलिए हम क्या करते हैं सर, क्वार्टरली विजिट भी रखते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसका, प्रिवेंट असेट्स टर्निंग इनटू एनपीए, यानी ये वाली चीज हम जब स्ट्रेस पीरियड आता है, जैसे कि कोविड में मोरेटोरियम पीरियड आया था, जेन्युइन केस में बैंक ये इंप्लीमेंट करता है। हेल्प्स बोरोवर ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, इंप्रूव रिकवरी चांसेस, इस वजह से थोड़ा रिकवरी चांसेस जो इंप्रूव होता है, इन केस हमें कुछ एक्शन लेने में डिले हो गया तो आपको ज्यादा लॉस हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क क्या है सर, रिस्क ऑफ बोरोवर टू डिफॉल्ट, यानी बोरो डिफॉल्ट करने का जो रिस्क है वो क्रेडिट रिस्क में आता है। सर बीएफएम में एक अलग यूनिट है क्रेडिट रिस्क पे, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजर रिस्क फेस्ड बाय बैंक्स, कौन सा है मेजर रिस्क सर, क्रेडिट रिस्क, बैंक सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा है बैंक में, क्रेडिट रिस्क। बैंक मस्ट आइडेंटिफाई क्रेडिट रिस्क, मेजर रिस्क, कंट्रोल रिस्क विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, हैव स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इसका गोल क्या है सर, मेंटेन असेट क्वालिटी
एंड बैंक स्टेबिलिटी, ये यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। सपोज आपने सभी चीजें परफेक्ट कर ली, आपका लोन अप्रेजल सही था, मॉनिटरिंग सही है, इसके बावजूद भी डिफॉल्ट हो सकता है ड्यू टू बिजनेस प्रॉब्लम्स और विलफुल डिफॉल्ट। क्या बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से भी डिफॉल्ट हो सकता है और विलफुल डिफॉल्टर भी हो सकता है। उसके लिए भी फर्स्ट स्टेप बैंक क्या करता है कि रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय बैंक, ये वाला फर्स्ट स्टेप है। रेगुलराइजिंग द अकाउंट, कैसे करेगा? क्लियरिंग ओवर ड्यू अमाउंट पे करवा के अकाउंट रेगुलराइज करेगा। यूज्ड व्हेन प्रॉब्लम इज टेम्पररी, टेम्पररी प्रॉब्लम है तो ये यूज करेगा। सेकंड है रिस्ट्रक्चरिंग, अप्लाइड व्हेन रेक्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, जब फर्स्ट स्टेप पॉसिबल नहीं है तो रिस्ट्रक्चरिंग करेगा इसको। बैंक गिव्स रिलीफ टू बोरोवर, कौन सा रिलीफ देगा? लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड बढ़ाएगा, लोअर इंटरेस्ट और मार्जिन, एडिशनल फाइनेंस जब जस्टिफाई कर रहा है तब करेगा, या मोरेटोरियम पीरियड भी दे देगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस जेन्युइन है, उसको बिजनेस वायबल करना है अगेन, मेक द बिजनेस वायबल अगेन। रिकवरी लास्ट स्टेप है, ये दोनों स्टेप जब पॉसिबल नहीं है ये फाइनल स्टेप है। टेक व्हेन रिस्ट्रक्चरिंग फेल्स और इन विलफुल डिफॉल्ट केसेस में हमें रिकवरी करना है। बैंक इनिशिएट्स लीगल रिकवरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट रीफाइनेंस, रीफाइनेंस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है जब बैंक टाइट लिक्विडिटी फेस करता है। इस केस में बैंक्स कैन अवेल रीफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी फॉर सर्टन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। जब भी टाइट लिक्विडिटी होती है तो बैंक रीफाइनेंस लेता है आरबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी से अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अगेंस्ट। इवन आफ्टर अवेलिंग रिफाइनेंस, क्रेडिट रिस्क रिमेन्स विद द बैंक। तो रिस्क कहां पे रहेगा? बैंक के बुक में ही रहेगा, ये रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम इसमें समरी में समझा जाए कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट का। लोन पॉलिसी क्या है? ये फ्रेमवर्क है लेंडिंग के लिए। अप्राइजल, डिसीजन मेकिंग बिफोर लेंडिंग, हम लोन देने से पहले डिसीजन कर ले रहे, यानी ये प्री सैंक्शन वाला है हमारा। डिलीवरी, ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसबर्समेंट। मॉनिटरिंग, पोस्ट सैंक्शन कंट्रोल है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, यहां पे हम कंट्रोल कर रहे हैं डिफॉल्ट रिस्क को। रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी में क्या होता है? रिहैबिलिटेशन में रिमेडी यानी हम करेक्टिव मेजर ले रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग में हम बोरोवर को सपोर्ट करेंगे विथ अलग अलग मेजर से, रिकवरी में हम लीगल एक्शंस लेंगे। Refinance में provides temporary liquidity support to banks for eligible advances, but the credit risk continues to remain with the bank. ठीक है। आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, आरबीआई के कौन से गाइडलाइंस है क्रेडिट मैनेजमेंट पे? फर्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस। क्या इंपॉर्टेंस है आरबीआई गाइडलाइंस का? आरबीआई डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस, आरबीआई डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बैंक क्रेडिट मैनेजमेंट। कंप्लायंस इज अ की क्रेडिट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट क्या रहता है सर? कंप्लायंस फर्स्ट एंड बिजनेस नेक्स्ट। पहले हमें कंप्लायंस करना है, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी आरबीआई की। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आरबीआई and government guidelines policies which directly influence the credit management of bank। नीचे कुछ पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है आरबीआई के गवर्नमेंट पे, आपके बैंक के क्रेडिट मैनेजमेंट में उसे इंक्लूड करना है। इसमें आता है सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग में, प्लस आपका प्रमोशन एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट आता है सर इसमें एंड यूज ऑफ फंड्स। बैंक का प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यूज चेक करना। जो बैंक फंड दे रहा है, लोन दे रहा है, उसका प्रॉपर यूज हो रहा है क्या नहीं, जिस पर्पज के लिए लोन दे रहा है उस पर्पज में यूज हो रहा है या नहीं है। प्राइमरी रूल, नो डाइवर्जन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो अपनी वर्किंग कैपिटल है उसका यूज फिक्स्ड असेट एक्विजिशन में नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनीज एंड सब्सिडरीज, इसमें भी उसका यूज नहीं होना चाहिए।
शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स एंड कैपिटल मार्केट में आपका वर्किंग कैपिटल का पैसा यूज नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ फंड्स में ब्रॉडली इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड है? स्क्रूटनी ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, यानी आप जब फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए जब लोन देते हैं आप स्टेज वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। रेगुलर आपको यूनिट विजिट करना है। सिक्योरिटी इंस्पेक्शन, पीरियोडिक स्क्रूटनी ऑफ बोरोवर्स बुक्स, स्टॉक ऑडिट्स, पर्टिकुलर एक्सपोजर के ऊपर बैंक स्टॉक ऑडिट करवाता है, यहां से भी आपको पता चलेगा। बोरोवर सर्टिफिकेट ऑन फंड यूज, हम बोरोवर से सर्टिफिकेट लेते हैं कि आपका जो फंड है वो जिस पर्पज के लिए उस पर्पज के लिए आपको यूज करना है। एक्शन लेते हैं जब उसने फॉल्स सर्टिफिकेट दे दिया तो। एग्जामिनेशन ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट एंड ब्रांच इंस्पेक्शन में उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। ठीक है। क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स, इसमें आता है सर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए लाया गया है। अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, यानी एक ही सेक्टर में आपका एक्सपोजर ज्यादा ना हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आपको कम करना है। ये लिए क्या है सर? ये इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2019 से, और इसे बीसीबीएस बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर दिया गया है यूजिंग एलईएफ। इसका डेफिनेशन क्या है सर? जब भी बैंक का एक्सपोजर, क्या है, सम ऑफ एक्सपोजर्स टू कोई काउंटर पार्टी या ग्रुप को इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10% रहेगा ऑफ बैंक्स टीयर 1 कैपिटल, वो लार्ज एक्सपोजर होगा। इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10% रहेगा ऑफ टीयर 1 कैपिटल, वो लार्ज एक्सपोजर में आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट है सर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल ग्रुप काउंटर पार्टीज, नॉन एनबीएफसी के लिए है ये नॉन एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी के लिए अलग है। एक्सपोजर लिमिट्स फॉर नॉन एनबीएफसी, सिंगल काउंटर पार्टी के लिए 20% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, सिंगल पार्टी के लिए 20% है। बोर्ड आपको अलाउ कर सकता है एक्स्ट्रा 5% इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी ये विथ बोर्ड अप्रूवल ये 25% जा सकता है विथ एक्सेप्शनल केसेस। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, ये कनेक्टेड काउंटर पार्टीज किसे कहा जाता है वो देखेंगे हम। यहां पे 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, सिंगल काउंटर पार्टी के लिए 20%, ग्रुप के लिए 25%, सिंपल है। बट सिंगल काउंटर पार्टी में आपको एक्स्ट्रा 5% बोर्ड अप्रूवल के साथ मिल सकता है। when parties are considered a group of connected counterparties, जब कनेक्टेड काउंटर पार्टीज कम कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट है सर कंट्रोल रिलेशनशिप, यानी कंपनी पे किसका कंट्रोल है? वन पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर्स, क्या सर? कंट्रोल्स द अदर्स, और बोथ आर कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी, यानी एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को कंट्रोल करता है या दोनों मिला के थर्ड को करता है, ये आया कंट्रोल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, कंपनी ये ओन्स एंड कंट्रोल्स कंपनी बी, कंपनी ये कंपनी बी को ओन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। बोथ आर ट्रीटेड एज अ वन ग्रुप, इस केस में दोनों को ग्रुप कंपनी कहा जाएगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्या है सर? इफ वन पार्टी फेसेस फाइनेंशियल ट्रबल, द अदर्स आर लाइकली टू फेस फंडिंग और रिपेमेंट डिफिकल्टीज। दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन है, एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा भी डिफिकल्टी में आ जाएगा। एग्जांपल, कंपनी एक्स डिपेंड्स मेनली ऑन कंपनी वाई, ये एक्स किस पे डिपेंड है? कंपनी वाई पे। वाई फेल हो गया, एक्स इज अफेक्टेड, ट्रीटेड एज वन ग्रुप, इस केस में भी आपको ग्रुप ही माना जाएगा। तो ये दो केसेस है जहां पे ग्रुप कंसिडर किया जाता है। मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, जब भी आपका एक्सपोजर सिंगल काउंटर पार्टी में ग्रेटर देन 5% है ऑफ टीयर 1 कैपिटल, तब आपको आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी है कनेक्टेड काउंटर पार्टीज का। एग्जाम्शन इसके लिए क्या है सर? आपका सोरिन, क्या? एंटिटीज कनेक्टेड सोरिन आर नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज, क्योंकि ये लो रिस्क है, तो सोरिन जो है उसे हम एग्जाम्प्ट किया गया है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, ये किस लिए सर है? एनबीएफसी के लिए, नॉन एनबीएफसी के लिए देखा है। एक्सपोजर लिमिट्स,
सिंगल एनबीएफसी के लिए है सर मैक्सिमम 20% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। नॉन एनबीएफसी में जैसे 5% था, यहां पे 5% वाला नहीं है, ये बोर्ड अप्रूव्ड, यहां पे इलिजिबल नहीं है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी, ग्रुप हैविंग एनबीएफसी मैक्सिमम कितना है 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। नो एडिशनल फॉरबियरेंस, यानी जो 5% बोर्ड अप्रूव्ड है वो एनबीएफसी के लिए नहीं है। स्ट्रिक्टर लिमिट्स पॉसिबल बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, बैंक में प्रिस्क्राइब लोअर एक्सपोजर लिमिट्स। कुछ एनबीएफसी के लिए बैंक लोअर एक्सपोजर लिमिट्स भी रख सकता है, यानी जो 20% है इसको 15% भी कर सकता है बैंक। कैपिटल अगुमेंटेशन, infusion of capital after balance sheet date can be considered for tier 1 capital। यानी सपोज आपका बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, इसके बाद में बैंक ने टीयर 1 कैपिटल रेज किया है। आफ्टर दिस बैलेंस शीट डेट टीयर 1 कैपिटल रेज किया है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ टीयर 1 कैपिटल। उसके लिए आपको एक कंडीशन है, बैंक मस्ट ऑब्टेन एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेट, आपका एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना मस्ट है, और सबमिट इट टू आरबीआई बिफोर रिकॉर्डिंग द इंक्रीज्ड कैपिटल। ठीक है, आरबीआई को आपको सबमिट करना है, ये आपको मैंडेटरी है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी जो एक्सपोजर सीलिंग लिमिट है सिंपल में एक रिवाइज करेंगे। सिंगल काउंटर पार्टी नॉन एनबीएफसी के लिए 20% है, सिंगल एनबीएफसी 20% है, सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, नॉन एनबीएफसी में 5% बोर्ड अलो करता है, यहां पे नहीं है, और आप इससे लोअर लिमिट भी रख सकते हो। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज एनबीएफसी के लिए 25% है, नॉन एनबीएफसी के लिए 25%, एनबीएफसी के लिए 25%। बस। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, लुक थ्रू अप्रोच एंड एग्जम्पशन। ये लुक थ्रू अप्रोच क्या है वो समझेंगे। क्या होता है ना, बैंक्स कुछ केसेस में डायरेक्टली बोरोवर को लोन नहीं देता, कुछ केसेस में वो कुछ स्ट्रक्चर्स को लोन देगा और उसके बाद में ये आगे लोन देते हैं। उस केस में एक्सपोजर कैसे ट्रीट करना है ये लुक थ्रू अप्रोच बताता है। ये लुक थ्रू अप्रोच क्या है, द बैंक शुड लुक बिहाइंड द स्ट्रक्चर एंड सी हु द रियल बोरोवर्स आर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बिहाइंड जो आगे है ये देखना है, और रियल बोरोवर कौन जो है ये तीन वो देखना है, इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट द इंटरमीडियरी एंटिटी। ये जो है इंटरमीडियरी एंटिटी उसको देखने के बजाय रियल बोरोवर कौन है वो देखना है। दिस रूल इज मैंडेटरी फॉर कहां पे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड, एआईएफ्स, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल्स, अदर सिमिलर स्ट्रक्चर, यहां पे आपको ये मैंडेटरी है एलटीए। व्हाई लुक थ्रू अप्रोच इज नीडेड, क्यों जरूरी है, समटाइम्स द बैंक डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द फाइनल बोरोवर। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे फाइनल बोरोवर को पैसा नहीं जा रहा है, बैंक इन्वेस्ट इन स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर इन्वेस्ट इन अंडरलाइंग असेट्स, और बोरो स्ट्रक्चर आगे इन्वेस्ट कर रहा है या आगे लेंड कर रहा है। इफ द स्ट्रक्चर फेल्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर फेल होगा, क्यों फेल हो गया, द बैंक्स रिस्क एक्चुअली कम्स फ्रॉम द अंडरलाइंग बोरोवर्स नॉट द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। जो स्ट्रक्चर फेल हो गया इन बोरोवर की वजह से। ठीक है, तो आरबीआई इस बारे में कहता है लुक थ्रू द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द रियल एक्सपोजर। तो रियल एक्सपोजर कहां जा रहा है ये एलटीए में पता चलेगा। ठीक है, लुक थ्रू अप्रोच, यहां पे एक है स्मॉल एक्सपोजर कैटेगरी, दूसरा है लार्ज एक्सपोजर कैटेगरी। स्मॉल एक्सपोजर कैटेगरी में आपका जब भी एक्सपोजर इक्वल्स टू और लेस देन 0.25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल आएगा वो स्मॉल एक्सपोजर में आएगा, और इस केस में आपका जो एक्सपोजर है वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर को है इटसेल्फ ऐसे माना जाएगा, और इसे सिंगल काउंटर पार्टी समझा जाएगा जब लेस देन और इक्वल्स टू 0.25% है। नो नीड टू लुक एट अंडरलाइंग बोरोवर्स, इस केस में आपको अंडरलाइंग बोरोवर्स देखने की जरूरत नहीं, यहां पे सिंपल ट्रीटमेंट अलाउड है इस केस में। और इक्वल्स टू सॉरी और ग्रेटर देन 0.25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल है तो आपको कैन नॉट ट्रीट एज अ स्ट्रक्चर सिंगल काउंटर पार्टी। यहां पे हम स्ट्रक्चर को सिंगल काउंटर पार्टी मान रहे थे, अब यहां पे आप स्ट्रक्चर को सिंगल काउंटर पार्टी नहीं मानेंगे। मस्ट असाइन एक्सपोजर टू अननोन क्लाइंट, ये अननोन क्लाइंट में आएगा। ऑल सच अननोन एक्सपोजर्स आर क्लब टुगेदर, उसको एक जगह पे क्लब करना है
treated as one single counterparty subject to large exposure limits. ये आपको तीन चीजें करनी है इन इन दिस सिचुएशंस। अब एग्जांपल देखेंगे, टीयर वन कैपिटल 100 करोड़ है, ठीक है। 0.25% कितना है सर? 2.5 करोड़ है। एक्सपोजर आपका 2 करोड़ है, असाइन टू स्ट्रक्चर, जहां पे यहाँ पे फर्स्ट वाला केस आएगा। एक्सपोजर 5 करोड़ है, यानी 2.5 करोड़ के ऊपर है, असाइन टू अननोन क्लाइंट्स, लार्ज एक्सपोजर लिमिट अप्लाइज ऑन टोटल अननोन एक्सपोजर्स, ठीक है। कंसोर्शियम एंड मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में क्या होना है, यहां पे तो आपका ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ता है। व्हेन मेनी बैंक लेंड टू द सेम बोरोवर और ग्रुप, इन दिस केस रूल क्या कहता है, बैंक शुड कंसल्ट ईच अदर, इंश्योर सेम ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, अवॉइड वन बैंक कॉलिंग एट सिंगल बोरोवर एंड अदर कॉलिंग इट एज अ ग्रुप बोरोवर। ये आपको अवॉइड करना है। इसका पर्पस क्या है सर? कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए है ये। एलटीए से एग्जेम्प्टेड एक्सपोजर्स कौन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉरेन सोवरेन, सेंट्रल बैंक्स, डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स फुल्ली गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सपोजर्स secured by government of India issued financial instruments meeting CRM criteria, intraday interbank exposures, intragroup exposures governed separately, food credit limits, exposure to qualifying central counterparties, NABARD deposit for PSL target shortfalls, ये सभी exempted है। लुक थ्रू अप्रोच का समरी, एलटीए क्या है? लुक एट रियल बोरोवर बिहाइंड द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का बिहाइंड का रियल बोरोवर है वो देखना है आपको। ये किसके लिए मैंडेटरी है? सिक्योरिटाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए। एक्सपोजर इक्वल्स टू और लेस देन 0.25% ऑफ टीयर वन कैपिटल है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसे आप काउंटर पार्टी मानेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के पीछे जो बोरोवर है उससे कुछ लेना देना नहीं, आपका जो स्ट्रक्चर है उसी को आप काउंटर पार्टी मानेंगे। जब एक्सपोजर ग्रेटर देन 0.25% है, असाइन टू अननोन क्लाइंट, जब इस टाइम में आपको स्ट्रक्चर को अननोन क्लाइंट असाइन करना है। तो सभी ऑल अननोन एक्सपोजर आप एक जगह पे लाओगे और ट्रीटेड एज वन बोरोवर, इसे आप एक सिंगल बोरोवर मानोगे। कंसोर्शियम लेंडिंग में क्या है? बैंक मस्ट एग्री ऑन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, बैंक एक दूसरे के साथ आपको डेटा शेयर्स करके एज पर जैसा है एक्चुअल में वो आपको इसे मानना है। एग्जाम कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन सोवरेन्स, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। ये कौन सा आरबीआई का सर्कुलर? 3 जून 2019 एंड 12 सितंबर 2019 के हिसाब से। स्टैट्यूटरी एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रेडिट, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है क्रेडिट में। लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, बैंक मस्ट ऑब्जर्व प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड एडवांसेस टू अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन, जो नीचे दिए गए लिस्ट में सर आपको रेस्ट्रिक्शंस है। फर्स्ट है ओन शेयर्स ऑफ द बैंक, बैंक के खुद के शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं देना है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, एंटिटीज वेयर डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स हैव एन इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स, ये भी प्रोहिबिटेड है। रिलेटिव्स ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स एंड सैंक्शनिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ द बैंक, एफडीआर, टर्म डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक्स, आईडीआर के अगेंस्ट भी नहीं है। बुलियन, प्राइमरी गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड, परचेस ऑफ गोल्ड इन एनी फॉर्म, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये भी है। यूनिट्स यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन मैन्युफैक्चरिंग, आर्बिट्राज ऑपरेशंस, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, सेंसिटिव कम्युनिटीज अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये आरबीआई इसका लिस्ट देता है। financing promoters contributions, stock and commodity brokers and market makers, shares, convertible debentures and bonds, units of equity oriented mutual fund, certificate of deposits, buying back their own CDs, all exposures to venture capital funds, ये सभी आपका prohibited में आता है, ये सभी लिस्ट, ठीक है। एनहांसिंग क्रेडिट सप्लाई फॉर लार्ज बोरोवर्स थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, यानी कुछ पार्ट जो है लार्ज बोरोवर्स आपको मार्केट से भी बोरो करना है। इस केस में लार्ज बोरोवर किसे कहा जाता है? अ बोरोवर विथ एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट एक्सीडिंग 10,000 करोड़ इज टर्म्ड एज स्पेसिफाइड बोरोवर। ये एग्रीगेट लिमिट कितना है सर? एक्सीडिंग 10,000 करोड़, वो स्पेसिफाइड बोरोवर माना जाएगा। ASCL means
ये जो है एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट, इसमें क्या क्या आएगा? फंड बस क्रेडिट लिमिट सैंक्शन आउट आउटस्टैंडिंग विच एवर इज हायर, ये दोनों में से जो सैंक्शन है या आउटस्टैंडिंग, उस दोनों में से जो भी हायर है उसे एसीएल माना जाएगा। टू बोरोर बाय द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम मतलब बैंक ए, बैंक बी, सभी बैंक का मिला के जो एक्सपोजर ग्रेटर देन 10 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। नॉर्मली परमिटेड लेंडिंग लिमिट, यानी ये क्या है? इट्स 50% ऑफ इंक्रीमेंटल फंड्स रेज्ड बाय द स्पेसिफाइड बोरोर ओवर एंड अबोव एएससीएल एज ऑन रेफरेंस डेट। सपोज ऑलरेडी उसका 10,000 करोड़ है, अब बोरोवर को 2,000 करोड़ की जरूरत है। ये क्या है? इंक्रीमेंटल फंड है। क्या ये 2,000 करोड़ इंक्रीमेंटल फंड है? इस केस में बैंक 1,000 करोड़ ही देगा, 50% ऑफ इंक्रीमेंटल फंड्स। रिमेनिंग 1,000 आपको मार्केट से रेज करना है, सर्टिफिकेट ऑफ कि कमर्शियल पेपर या जो भी एवेन्यू है उससे आपको रेज करना है। रेफरेंस डेट क्या है? द डेट ऑन विच बोरोवर बिकम्स द स्पेसिफाइड बोरोवर। इंक्रीमेंटल एक्सपोजर बियॉन्ड एनपीएल शैल अट्रैक्ट, जब 50% से ऊपर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, एडिशनल आपको 3% रखना है, अप्लाई हायर रिस्क वेट एडिशनल 75%, जो भी एग्जिस्टिंग है उसमें एक्स्ट्रा प्रोविजन 3% ऐड करना है, एडिशनल रिस्क आपको 75% करना है, जब आप जो 50% है वो जब एक्सीड करोगे तो। ठीक है। लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, ये कहां पे अप्लाई होता है? बोरोवर्स विथ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 150 करोड़ एंड अबो फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम से 150 करोड़ एंड अबो जिसका एक्सपोजर है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, मिनिमम 60% ऑफ द सैंक्शन वर्किंग कैपिटल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लोन कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है? ये आपका सिंपली टर्म लोन टाइप ही होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। टर्म लोन टाइप ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, और ये वन और मोर ट्रेंचेस में डिस्बर्स किया जाता है। ड्रॉइंग अप टू 60% ऑफ द टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट आर अलाउड फ्रॉम द लोन कंपोनेंट, यहां पे आप 60% जो है मैक्सिमम यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉइंग बियॉन्ड 60% कैन अवेल्ड एज ए कैश क्रेडिट, अब वो जो 60% है आपको कैश क्रेडिट के लिमिट में आपको विड्रॉ या ड्रॉइंग कर सकते हो। एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स एंड इनलैंड बिल्स जो है एक्सक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग द लोन कंपोनेंट, जब लोन कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करने में उसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स एंड इनलैंड बिल्स आपका एक्सक्लूड हो जाता है। बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है इन बोरोवर्स कमर्शियल पेपर्स काउंट एज अ पार्ट ऑफ द लोन कंपोनेंट इफ इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल लिमिट, तो जब बैंक किसी बोरोवर के कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करता है उस टाइम पे उसे इंक्लूड करता है लोन कंपोनेंट में। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इंश्योर क्रेडिट डिसिप्लिन फॉर लार्ज बोरोवर्स।